we'll start with atoms. See, you must have done this chapter in your chemistry lectures. Structure of atom में जो किया था exactly वही है यहाँ पे, कुछ नया नहीं पढ़ने वाले. We start with atomic models. Okay, यहाँ पे जो मेजर टॉपिक है वो बोर का मॉडल का पढ़ेंगे. उसके बाद क्या बोलते हैं, we'll go to Rydberg का फॉर्मूला. Okay, and then we'll go for X-ray production. ठीक है, our target is to complete at least Bohr model today. ठीक है. Now see, so scientists had a curiosity कि what everything is made up of. Okay, and then the first meaningful theory that came was from जॉन डाल्टन, है ना. ठीक है, ही सेड कि क्या बोलते हैं, एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सम यूनिक पार्टिकल which is basically the smallest particle possible for that smallest indivisible particle. So every element is made up of some smallest particle, ठीक है, which is indivisible also. Okay, and these are basic building blocks for an element. Okay, ऐसे भी once we get the elements, the permutation and combination of elements will give me molecules, है ना, and that's how we make material. Okay, so this smallest individual particle को he named as atom. Okay, now we argue that कि डाल्टन के थ्योरी के पहले भी इंडिया में we used to use certain words which used to refer atoms, है ना, जैसे अणु एंड परमाणु. ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि हमने ऐसा कुछ किया है. ओके, बट हम लोग जो टेक्स्ट बुक में दिया वैसे ही फॉलो करेंगे. डाल्टन के बाद ओके ये है जे थॉमसन. यस, जे थॉमसन, ठीक है, यूज्ड टू वर्क विद सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब्स, इफ यू हैव हर्ड. उसमें क्या होता है कि यू हैव अ ट्यूब, ओके, एंड you have battery which provides very high voltage. तो high voltage रहेगा, and this tube is almost vacuumized, so very low pressure. तो low pressure tubes है. okay, बैटरी का voltage is very high, है ना. and what we realize कि ऐसे high voltage low pressure tubes में कि ये जो तुम्हारा cathode है उसमें से some rays are coming. actually those were electrons ट्रैवलिंग. ठीक है, पर उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन ये वर्ड नहीं मालूम था हमको. ठीक है, तो वी नो नेम दैट कि जो भी रे निकल रहा है उस रे को कैथोड रे नाम दे दिया, बिकॉज वो कैथोड से बाहर आ रहा था, इसलिए. समझ में आया क्या? एंड बिकॉज और इसका प्रॉपर्टीज पढ़ना चालू कर दिया थॉमसन ने. तो जो प्रॉपर्टीज पढ़ा तो समझ में आया कि दिस कैथोड रेज वर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट. ओके, तो समझ में आया कि बॉस दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज रे, या इसमें जो पार्टिकल्स है वो नेगेटिवली चार्ज है. समझ में आया क्या? अगर किसी न्यूट्रल चीज में से ओके नेगेटिव चीज बाहर आ रहा है, इसका मतलब उसमें पॉजिटिव भी रहेगा. ठीक है, तो देन ही रियलाइज दैट कि जो डाल्टन का थियरी था कि इट इज इनडिविजिबल, दैट इज नॉट ट्रू. ओके, इट इज एक्चुअली डिविजिबल, एंड जो डिविजिबिलिटी भी है उसमें भी क्या हो रहा है कि नेगेटिव चीज बाहर आ रही है, पॉजिटिव जहां पे है वैसे ही है. समझ में आया? तो उसने क्या कंक्लूड किया कि इट इज इजी टू रिमूव द नेगेटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा शायद. ठीक है, तो उसने प्रपोज किया कि ये जो एटम डाल्टन बोल रहा था, वो एटम जो है इट शुड लुक लाइक दिस. इट शुड हैव टू पार्ट्स. वन इज द पॉजिटिव स्फीयर, ठीक है, पॉजिटिव स्फीयर, एंड उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एम्बेड करके रखा हुआ है ना. वी कॉल इट इसको द फेमस प्लम पुडिंग मॉडल, या इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं. प्लम पुडिंग मॉडल. प्लम पुडिंग मॉडल खास बात क्या है, ठीक है, कि ये एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट स्टिकिंग ऑन द पॉजिटिव स्फीयर, यू कैन इजीली रिमूव द इलेक्ट्रॉन, राइट. तो इट एक्सप्लेन्स कि आयनाइजेशन इतना इजीली क्यों होता है. समझ में आया क्या? ठीक है, तो थॉमसन नॉट ओनली डिस्कवर्ड कि भाई ये जो निकल के आ रहा है वो नेगेटिव चार्ज है, ही वाज आल्सो एबल टू कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड एज स्पेसिफिक चार्ज, है ना. ठीक है, व्हिच इज E/m रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो. ये रेशियो भी उसने ढूंढ के निकाला था, मतलब. ठीक है ना. तो वो एक्सेस बिग जो भी वैल्यू आता है उसका, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस टाइम पे हमको E का वैल्यू स्पेसिफिकली नहीं मालूम था. ओके, तो ठीक है, मतलब तो हमने एम भी एम जो E मिला तो हम लोग एम मिल गया था, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, ऐसा समझ एक तरीके से. E वाज डिस्कवर्ड बाय मिलिकन, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ढूंढ के निकाला था उसने. ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एक मॉडल हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल. अभी क्या हुआ कि नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, रुदरफोर्ड मॉडल. सी रुदरफोर्ड मॉडल में क्या हुआ कि देयर आर टू पीपल, ग्रेगर and Mardison. These were students working under Rutherford.
तो वो टाइम में दे वर जस्ट स्टूडेंट्स, ओके, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, दे डिड द फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. So what is that experiment? कि we have है ना, we have a alpha gun, ठीक है, He++ या अल्फा पार्टिकल फायर कर सकते हैं अपन यहाँ से, है ना, ठीक है. और हमने क्या किया, ये जो अल्फा पार्टिकल्स को फायर कर दिया किसके ऊपर, एक गोल्ड फॉइल के ऊपर, राइट. एंड यू वांटेड टू सी दिस इज AU फॉइल, ओके, Z फॉर गोल्ड इज 79, ओके. यू वांटेड टू सी कि ये अल्फा पार्टिकल कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है. तो चेक करने के लिए वी पुट ऐसे फ्लोरेसेंट स्क्रीन डाल दिया यहाँ पर, है ना, ऐसे स्क्रीन डाल कर रखा, सो दैट वी नो कि अगर यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला, ठीक है, तो कहाँ जा रहा है, मतलब यहाँ जा रहा है कि यहाँ जा रहा है, बिकॉज दिस स्क्रीन वाज कवर्ड विद समथिंग कॉल्ड एज ZnS, जिंक सल्फाइड. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ जिंक सल्फाइड, कि जब भी इस पे अल्फा पार्टिकल गिरता है तो इट विल शो यू फ्लोरेसेंस, ठीक है, इट विल ग्लो, ओके, दैट वी शुड नो. तो आवर एक्सपेक्टेशन क्या था कि भाई अल्फा पार्टिकल जाएगा, ठीक है, गोल्ड फॉइल तो अपने फॉर अस इट इज लाइक अ फॉइल ना, मतलब इट्स अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है, और पार्टिकल जाके हिट करेगा और प्रॉब्ली क्या बोलते हैं वहीं पे गिर जाएगा, एनर्जी लूज कर देगा वो. दैट वाज द एक्सपेक्टेशन, ओके, कि गिरेगा तो क्या बोलते हैं या तो हीट प्रोड्यूस हो जाएगा बिकॉज कॉन्स्टेंट एनर्जी का बम्बार्डिंग हो रहा है, समझा ना, ठीक है. पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है. एक्चुअली क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल दे वेंट ऐसे लाइट सीधे चले गए, मतलब ऐसे, ठीक है, ओके. एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड टू लार्ज एंगल्स, ठीक है, लार्ज एंगल्स, है ना. एंड कुछ अल्फा पार्टिकल्स जैसे गए वैसे वापस भी आ गए, ओके, ठीक है. तो ये सब इंफॉर्मेशन एक्चुअली देयर इज अ फार्मूला आल्सो, ठीक है. इफ आई कैलकुलेट कि यू शुड अंडरस्टैंड कि जैसे ये तुम्हारा अल्फा पार्टिकल है और ये तुम्हारा गोल्ड न्यूक्लियस, राइट, ओके, कंपैरेटिवली अल्फा पार्टिकल स्मॉलर, राइट, है ना. तो जैसे ये पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट जा रहा था, इफ देयर इज अ ओब्लिक कोलिजन, व्हाट विल हैपन, ऐसे जा रहा है अगर, ये हेड ऑन कोलिजन हो गया, ठीक है, कि जैसे गया और सेंटर ऑफ मास दोनों सेम जगह पे, इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास सेम जगह पे, राइट. ओब्लिक कोलिजन वुड बी लाइक दिस, हेड ऑन कोलिजन, ठीक है. ओब्लिक कोलिजन विल लुक लाइक दिस, कि ये तेरा गोल्ड फॉइल है, गोल्ड का एटम है, दिस इज अल्फा पार्टिकल, ठीक है, इज ट्राइंग टू हिट लाइक दिस, ऐसा कुछ, मतलब थोड़ा टच रिकोशे टाइप हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है. तो ये इसका पाथ है और डिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रहा था वो, तो इसको भी कॉल एज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, कि कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा है वो, थीटा, समझे क्या, ठीक है. अगर हेड ऑन कोलिजन तो जाके वापस भी आ रहा था, ठीक है, और अगर क्या बोलते हैं ओब्लिक है तो ऐसे सम एंगल पे इट वाज गेटिंग डिफ्लेक्टेड, ओके. एंड देयर वाज अ फार्मूला कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, वर्सेस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, इट इज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. देयर इज अ बिग फार्मूला, पर जो काम का चीज है मैं वही लिख रहा हूँ, ठीक है, कि n इज sin थीटा रेज टू 4 थीटा बाई 2. मतलब बोलने का तो ये है कि एज द एंगल इंक्रीजेस, ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल डिक्रीज. समझ में आया क्या, ओके. मतलब देयर आर वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल व्हिच कैन गेट, मतलब यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेंज ऑफ थीटा, 0 to 180, है ना. या तो ऐसे ही चला गया सीधा, ठीक है, कुछ भी डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, या थोड़ा और या थोड़ा और या थोड़ा और, अब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा, 1 to 1 आ गया वापस, तो 0 से लेके 180 तक दिस रेंज विल बी देयर, समझा ना, ठीक है. एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यहाँ पे कि ये इन्होंने रिलेशन निकाला, उन्होंने देखा कि भाई जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं. समझ में आया. तो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं अपने को कि बताओ कि अगर 10 पार्टिकल 30 डिग्रीज पे डिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है, तो कितने पार्टिकल्स 60 पे डिफ्लेक्ट हुए रहेंगे. Another point, they can ask you question like this, they can give you n1 theta 1, they can ask you n2 theta 2 also. This is the first formula that you should remember. समझा क्या, okay. अच्छा, also is something called impact parameter. What is impact parameter? This is called as impact parameter. देखो, let's say this is center of mass of your gold, ठीक है, तो ये जो distance है, ठीक है, this is called as impact parameter b. If b का value is 0, that means head on collision is happening, है ना. B0 मतलब अगर ये पार्टिकल गोल्ड का है और ये इसका है, तो 0 मतलब सेम लाइन पे चल रहे हो, समझ में आएगा. जैसे से B बढ़ रहा है मतलब उतना तुम गोल्ड के से दूर जा रहे हो, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है. अगर B का वैल्यू बहुत हाई है तो कोलाइड ही नहीं करेगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है. तो B का जो वैल्यू है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर. और उसका भी एक फॉर्मूला आई थिंक, b इज इक्वल टू सम 1/4 by epsilon naught. Let's say this particle is moving with mass m
वेलोसिटी वी नॉट, मास इसका m है, ओके, तो इट्स m वी नॉट स्क्वायर z1 z2 ई स्क्वायर अपॉन cot थीटा बाई 2. बेसिकली व्हाट यू शुड नो कि इम्पैक्ट पैरामीटर जो है ये सब इतना तुम्हें पूछते नहीं है, ओके. व्हाट यू शुड नो इज इम्पैक्ट पैरामीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू cot थीटा बाई 2. एक्चुअली ये फॉर्मूला ना कहीं ना कहीं यू शुड अंडरस्टैंड कि रिलेटेड है इनवर्सली, सॉरी, ओके. ये सब तुम्हें पूछना होगा तो ठीक है. जैसे जैसे इम्पैक्ट पैरामीटर का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या रहा है कि एंगल जो है वो कम हो जाएगा, समझा क्या, ठीक है. मतलब अगर इम्पैक्ट पैरामीटर कम है, ठीक है, मतलब बी का वैल्यू 0 है तो यू विल गेट दैट इम्पैक्ट थीटा विल बी 180, ठीक है. और बी का वैल्यू वेरी हाई अगर, ठीक है, तो एंगल विल बी 0. समझ में आ रहा है क्या, इज मेकिंग सेंस, ठीक है. तो ये वैल्यू से अपने को क्या समझ में आता है, क्या समझ, देखो ये जो डेटा दे रहा है अपने को, ठीक है, बी के वैल्यू से और एन के वैल्यू से, ये समझ में आता है कि बहुत सारे एटम्स तो ऐसे ही जा रहे हैं विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड. इनफैक्ट इफ यू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी बिफोर पासिंग थ्रू गोल्ड फॉइल एंड आफ्टर पासिंग थ्रू गोल्ड फॉइल द वैल्यू कम्स टू सेम. मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल जो ऐसे सीधा चले गए, ठीक है, उनको थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा कि क्या बोलते हैं वहां पे गोल्ड फॉइल है. मतलब इसके पहले भी काइनेटिक एनर्जी उतना ही था और बाद में उतना ही है. मतलब दिस इज नॉट अफेक्टिंग एट ऑल, इट्स बिहेविंग लाइक इट इज ट्रांसपेरेंट और हॉलो. समझ में आ रहेगा, इट्स अ बिग डील. मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल दे जस्ट पास ऐसे ही, मतलब 99% जो अल्फा पार्टिकल वो ऐसे ही पास हो रहे हैं. इसका मतलब क्या है कि 99% ऑफ द जो गोल्ड फॉइल का जो स्पेस है वो एम्प्टी है. समझ में आ रहा है क्या, अगर तो पॉइंट ऐसे ही जा रहा है मतलब क्या कुछ है ही नहीं वहां पर. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है. और जो थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट हो रहे थे वो लार्ज एंगल में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं. समझ में आ रहा है क्या, लार्ज मतलब जैसे 180 जैसे 120 ऐसे. इसका फर्क क्या है समझो, इमेजिन करो इफ आई गिव यू अ बॉल, ठीक है, एंड देयर इज अ कर्टन, यू थ्रो द बॉल ऑन कर्टन, ठीक है, वर्सेस यू थ्रो द बॉल ऑन वॉल, ठीक है. यू अंडरस्टैंड जब कर्टन पे फेंकेंगे तो शायद उतनी वेलोसिटी से वापस नहीं आएगा, ठीक है. समझ में आ रहा है क्या, यार ऐसे नीचे गिर जाएगा. वही वॉल पे फेंका अगर, ठीक है, तो क्या होता है कि शार्प वेलोसिटी से वापस आ रहा है, शार्प एंगल पे वापस आ रहा है. तो कौन से एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट गिव्स एन आइडिया कि व्हाट इज दैट ऑब्जेक्ट जिससे वो कोलाइड कर रहा है वो कैसा है. समझ में आ रहा है क्या, आई एबल टू इमेजिन दैट कि वॉल वर्सेस कर्टन, ठीक है, वॉल पे शार्प एंगल है, ठीक है, हाई वेलोसिटी है, थिंग्स लाइक दैट. तो हमने कैलकुलेट किया और हमको समझ में आया कि समथिंग वेरी हार्ड एंड डेंस इज डिफ्लेक्टिंग इट. समझ में आ रहा है क्या, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा कोई कर्टन टाइप, इट्स लाइक अ वॉल. समझ में आया क्या, ठीक है. और वो जो भी हार्ड और डेंस मटेरियल है इट्स ऑक्यूपाइंग हार्डली एनी स्पेस, मतलब 99.9% 99% इज एम्प्टी, ठीक है. मतलब एम्प्टी तो खाली है, कुछ है ही नहीं मतलब वहां पे. तो मतलब जो भी चीज है जो हार्ड सब्सटेंस है, ठीक है, वो चीज मतलब हार्डली कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. समझ में आ रहा है क्या, पहला चीज. दूसरा कि इफ आई डू हेड ऑन कोलिजन, मतलब इम्पैक्ट माइनस 0 होता है तो जब जो एंगल निकल गया 180 आ रहा है, मतलब ऐसे क्या, ऐसे वापस आ रहा है, मतलब 1-to-1 रिपल्शन हो रहा है, ठीक है. दैट इज पॉसिबल व्हेन यू अंडरस्टैंड अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है. तो जो चीज को 1-to-1 रिपल्शन दे रही है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए. समझ में आया क्या, तो जो हार्ड डेंस वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट है इट्स पॉजिटिवली चार्ज. समझा क्या, ठीक है. हार्ड और डेंस का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द मास इज कंसिडर्ड देयर ओनली. समझ में आ रहा है, पूरा एटम का जो मास है, ऐसे एटम तो पूरा खाली है, ठीक है, ओके, जो बचा कुचा जगह है पूरा मास उसी में बैठा हुआ है. समझ में आ गया, और वो पॉजिटिव चार्ज है. तो ही कॉइन्ड दिस नेम कॉल्ड न्यूक्लियस. नाम दिया न्यूक्लियस दे इसका, बोला कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है. और ऑलमोस्ट ऑल द मास, ठीक है, एंटायर मास ऑफ एटम, अगर एटम का जो भी मास रहेगा वो पूरा क्या बोलते हैं इसमें ही है, ठीक है. और जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो जो पूरा एम्प्टी स्पेस जो एटम के बाजू में बचा हुआ है, जैसे अगर एटम ये है, ठीक है, तो इतने से स्पेस में न्यूक्लियस है और बाकी स्पेस में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. दैट इज द मॉडल ही फॉलोड एक्चुअली समथिंग कॉल्ड एज सोलर सिस्टम मॉडल. समझ में आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सोलर सिस्टम, पढ़ा है तुमने. तो आई कम टू द मॉडल अगेन, ओके, बट दिस वन मोर फॉर्मूला जिसका डेरिवेशन इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी आल्सो एंड यू शुड आल्सो नो दिस. तो ये दो फॉर्मूला तो काम का है एंट्रेंस के लिए, ओके. वो वाला काम का, ये ज्यादा काम का है, ठीक है. क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन दिस क्वेश्चन, ऑन दिस फॉर्मूला, सॉरी, ठीक है. दिस फॉर्मूला यू शुड नो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है. मतलब क्वेश्चन क्या दिया है कि देयर इज अल्फा पार्टिकल हियर, ओके, He++ और कैन से अल्फा पार्टिकल. यू मस्ट नो कि जब अल्फा पार्टिकल फायर करते हैं अपन, तो वी नो द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज. यहाँ पे एक बैटरी होता है, ओके, विच इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज. व्हाट इज द जॉब ऑफ दिस बैटरी,
इट इज देयर टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, बिकॉज इफ यू रिमेंबर दैट फॉर्मूला कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q into V ना, तो इफ आई हैव चार्ज पार्टिकल, उसको जितना वोल्टेज देंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी मिलती है, तो वी थ्रो द अल्फा पार्टिकल विद हाई काइनेटिक एनर्जी, समझ में आया? ठीक है, तो उसको फायर किया। अब यहाँ पे क्या है, गोल्ड फॉइल है, तो गोल्ड का एक न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है, दिस गोल्ड न्यूक्लियस इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज, एंड व्हाट इज द चार्ज ऑफ दिस न्यूक्लियस इज Z टाइम्स E ना, जितना एटॉमिक नंबर है उतना यू विल हैव प्रोटॉन्स, राइट? ठीक है, तो Z इंटू E, एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस E है, तो पूरा न्यूक्लियस का विल बी Z इंटू E, समझ में आया क्या? ठीक है, तो Z इज द चार्ज, और यहाँ पे Z का वैल्यू आई नो इट इज 79, ओके। यहाँ पे चार्ज इज हाउ मच, अल्फा पार्टिकल चार्ज इज +2E, ठीक है, एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यू कैन से। एनी क्वेश्चंस? अच्छा, so now I have fired this positively charged alpha particle with some kinetic energy. Okay, let's call that kinetic energy as K, because kinetic energy का दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं depending on the information given. If they give me voltage का value, I'll use QV. If they give me velocity का value, I'll use half mv square. समझा? तो हाफ m का वैल्यू पता होता है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, समझ में आया क्या? डिपेंडिंग ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन, इफ दे गिव वेलोसिटी यूज दिस फॉर्मूला के काइनेटिक एनर्जी का, अगर वोल्टेज है तो ये वाला कर लो, कोई भी जो दिया है वैसे आप यूज करो फॉर्मूला। अच्छा, नाउ व्हाट विल हैपन, सी इसको फायर किया और लेट्स से हेड ऑन हो रहा है, ठीक है, ये गोल्ड न्यूक्लियस और ये अल्फा पार्टिकल दोनों पॉजिटिव चार्ज, जब फायर करेंगे तो वेलोसिटी जाएगा, ठीक है, जाएगा, क्या होगा, जाते जाते इट गोस के नियर, जैसे पास में जा रहा है वैसे जैसे रिपल्शन ही है, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, स्लो डाउन हो जाएगा, राइट? स्लो होते होते क्या एकदम पास में आएगा, ठीक है, और फिर रिपेल बैक, समझ में आया क्या? तो जो सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वांट टू नो कि दिस इज द अल्फा पार्टिकल हियर, आफ्टर सम टाइम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R0, ठीक है, समझा क्या कैलकुलेट करना है अपने को? ठीक है, तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस यू वुड नीड अ फॉर्मूला व्हिच वी हैव नॉट डन सो फार, ठीक है, वो लिखता हूं, शायद मैंने बताया कि पता नहीं, ये फॉर्मूला चाहिए रहेगा कि लेट्स से इफ आई हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2 separated by distance R, what is the force यहाँ पे? It was K Q1 Q2 upon R square. You remember K का वैल्यू क्या था? 1/4 pi epsilon naught. ये शायद यूनिट्स एंड डायमेंशन में I had told you, बरोबर? ठीक है, कूलम्स फोर्स बोलते हैं उसको। अगर लाइक चार्जेस है तो क्या बोलते हैं, इट विल रिपेल, ओके, और ऑपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, दिस इज द कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला, समझो। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड, एक और बात सुनो, जैसे वी हैव टू चार्जेस Q1 Q2, ओके, इसको मैंने पकड़ कर रखा तो ठीक है, इफ आई लीव इट व्हाट विल हैपन, टू पॉसिबिलिटीज, इधर दे गेट रिपेल्ड और दे गेट अट्रैक्टेड। इसका मतलब क्या है बताया क्या, कि एट दिस पोजीशन दे हैड पोटेंशियल एनर्जी, समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई होल्ड दिस पेन, इफ आई लीव इट व्हाट विल हैपन, नीचे तुम क्या बोलते हो कि एट दिस हाइट h इट हैज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ mgh, है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड में है इसलिए mgh का एनर्जी है, ये हमने पढ़ा है, समझ में आया ना? ठीक है, ऐसे ही जब दो चार्ज को पकड़ रखते हैं तो उसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, द मोमेंट यू लीव यू विल अंडरस्टैंड इट गेट्स कन्वर्टेड टू सम अदर फॉर्म, डू यू एग्री? तो उसका फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला इज दिस, your formula is U, potential energy, or you can write PE also. The formula is K Q1 Q2 upon R. ठीक है, that's the formula. K is same. Q1 Q2 you should know that कि जब जो वेक्टर क्वांटिटीज होता है उसमें we draw vectors, एरो बनाते हैं, तो इसलिए साइन नहीं लिखते हम लोग, बट स्केलर क्वांटिटी है, U is स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज स्केलर, इसलिए अगर चार्जेस दिया है तो you have to put the sign also. In scalar quantities we always put the sign, ठीक है, इन वेक्टर क्वांटिटीज वी ड्रॉ डायरेक्शन विद द डायग्राम इटसेल्फ, तो इसलिए हम साइन नहीं डालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो F में हम लोग Q1 Q2 ही लिखेंगे, समझा, बट जब ये लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस और माइनस स्पेसिफाई करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है क्या? दिस फॉर्मूला विल लर्न वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, इसके बाद वाले चैप्टर पे, बट अभी तुमको बता दे रहा फॉर्मूला तो यहाँ पे चलने वाला है, ठीक है। अच्छा, ड्राइव करते एक स्मॉल कॉन्सेप्ट करेंगे, समझ में आएगा कैसे करना है। जैसे इफ आई गिव यू क्वेश्चन लाइक दिस, जैसे बॉल ऑन द ग्राउंड, उसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी u दे दिया और ऐसे ऊपर फेंक दिया, तो क्या आएगा, इट विल रीच सम मैक्सिमम हाइट एंड देन स्टॉप, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट दिस h max, कैसे निकालोगे? द इजीएस्ट सॉल्यूशन वुड बी, यू विल से देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है उसके पास,
है कि नहीं? ठीक है, जब ऊपर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा काइनेटिक कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल में। तो विल से काइनेटिक एनर्जी एट द स्टार्ट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप, है ना? ठीक है, तो हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच करो, आंसर हो जाएगा, है ना? यू गेट द एच का वैल्यू। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम है यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जब फायर किया तो काइनेटिक एनर्जी था, जैसे जैसे ये पास में आ रहा है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल, एट दिस मोमेंट यू ओनली हैव पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है? एट दिस मोमेंट यू हैव टू चार्जेस सम डिस्टेंस आर, वी ओनली हैव पोटेंशियल एनर्जी, समझा? तो ये पूरा काइनेटिक के था वही कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल में। तो देयरफॉर आई विल राइट काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द फाइनल स्टेज, है ना? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द फाइनल स्टेज, एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम लोग के ले रहे हैं, ठीक है? दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 pi epsilon naught q1 q2। व्हाट इज q1 का वैल्यू? अल्फा पार्टिकल, तो 2e। व्हाट इज q2 का वैल्यू? गोल्ड इज ze अपॉन डिस्टेंस को r0 बोल रहे हैं, तो r0 मिल गया आंसर। दैट इज फोर्स, r0 स्क्वायर विल बी फोर्स, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इट विल बी 1/4 pi epsilon naught 2ze square upon ke, because we are looking for r0। Is making sense? समझ में आएगा क्या चल रहा है? Any questions so far? Okay, so this formula is important. We'll keep it. And k का value you have to take according to the information given, half mv square or qv depending on the data that they provide to us. I hope you got this concept. समझ में आया ना? Derivation easy है, कुछ खास नहीं है. Okay, kinetic initial is equal to final potential. बस ये formula is something new that you have done now. पहली बार कर रहे हैं. ये क्यों बताया? Because आगे भी काम आने वाला है, इसलिए अभी बता दिया. Okay, so what is the formula of potential energy? Is k q1 q2 upon r. R square क्या? It will be force. Only r. ठीक है? Derivation we will do later when I teach you electrostatics. Any questions so far? अच्छा, तो ये ठीक है, मतलब मॉडल वाज वेरी फाइन, सब कुछ प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है? न्यूक्लियर इसने बोला कि भाई ठीक है, मतलब ये न्यूक्लियस है, ओके, एंड देन वी हैव यहाँ पे प्लस ZE, एंड देन इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड यहाँ पे विद सम वेलोसिटी v. दिस इज द मॉडल दैट ही प्रपोज्ड, ओके? अब इसमें इसने क्या बोला कि घूमने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो कौन देगा उसको? He said कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग around nucleus in circular orbits, and centripetal force required for circular motion is provided by the Coulomb's force of attraction between positive nucleus and negative electron. समझा क्या? तो वो कूलम फोर्स दे रहा है. जैसे अभी फॉर एग्जांपल अर्थ के आजू बाजू मून घूम रहा है, क्यों घूम पा रहा है वो? बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी ना, ग्रेविटी इज पुलिंग इट, ठीक है? तो यू नीड सम टेंशन, यू नीड सम फोर्स, राइट? जो सेंटीमीटर फोर्स देगा तुमको, समझ में आया क्या? तो इसमें यहाँ पे कौन दे रहा है? वो जो कूलम फोर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा. समझ में आया क्या? ठीक है, लेट्स राइट द फॉर्मूला क्विकली. तो वी हैव mv स्क्वायर बाय r. डू यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला? ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2. तो यहाँ पे ze into e upon r square. Notice that I have not put minus sign, ठीक है? because force वेक्टर क्वांटिटी है. चमका की बाउंसर, ओके? तो हियर इज सम प्रॉब्लम यहाँ पे. अब प्रॉब्लम शुरू होता है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स है. तो टेल मी, इज दिस इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड और नॉट एक्सेलरेटेड? इज दिस इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड और नॉट एक्सेलरेटेड? स्पीड चेंज नहीं हो रही है, स्पीड वही है. Is this electron accelerated or non-accelerated? अभी तो बोला सेंटीपिटल फोर्स. If there is centripetal force, there is centripetal acceleration, है ना? तो इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, राइट? ठीक है, एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल. इफ यू रिमेंबर हिस्ट्री पढ़ाया तुमको मैंने लास्ट टाइम, ठीक है? तो उसमें एट द एंड में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है एंड इज एक्सेलरेटेड, है ना? एक्सेलरेटेड चार्ज produces what? Electromagnetic waves. वही तो हर्ट्ज कर रहा था, उसने चार्ज को ऑसिलेट कराया था. अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड है तो क्या बन जाएगा उससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो यहाँ पे भी वही हो रहा है. हमने बोला कि अगर ये चार्ज के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इट शुड प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. और अगर वेव्स निकाल रहा है मतलब एनर्जी एमिट कर रहा है, तो खुद का एनर्जी कम होना चाहिए. खुद का एनर्जी कम होगा, इसका मतलब क्या है कि इट विल स्टार्ट फॉलोइंग स्मॉलर ऑर्बिट्स.
तो एनर्जी कम हो रहा है तो इसलिए ऑर्बिट छोटा करना पड़ता है इसको, ठीक है। छोटा करते 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 इवेंचुअली क्या होना चाहिए कि इट शुड स्पाइरल एंड गो इनटू न्यूक्लियस इटसेल्फ, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। एंड दैट टाइम इज 10⁻⁸ सेकंड्स अप्रोक्सीमेटली, मतलब इतने कम टाइम में द न्यूक्लियस या एटम शुड बिकम अनस्टेबल, क्योंकि एक बार उसके ऊपर गिर गया तो फिर सब कुछ अनस्टेबल हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो रुदरफोर्ड वाज आस्क्ड कि अगर ऐसा हो रहा है, मैक्सवेल तो राइट है बिकॉज हर्ट्ज तो उसको राइट प्रूव किया था, ओके, तो मैक्सवेल तो राइट है, ठीक है। तो अगर मैक्सवेल राइट है और एनर्जी एमिट हो रही है, ठीक है, और इसको अनस्टेबल हो जाना चाहिए, बट प्रैक्टिकली तो अनस्टेबल नहीं होता है वो, ठीक है, इट इज स्टेबल, तो व्हाई इट इज स्टेबल यू टेल मी। तो ही हैड नो आंसर्स, ही कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई योर एटम इज स्टेबल, समझ में आएगा उसका आंसर था, तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन। तो ये ड्रॉबैक्स में आया था, ड्रॉबैक्स मतलब लिमिटेशंस बोल सकते हैं, क्योंकि उसने उसको नहीं समझ में आया कैसे हो रहा है, तो वी कैन जस्ट से ही कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2 तुमने पढ़ा है सब, क्या है बताओ सेकंड प्रॉब्लम। एक तो स्टेबिलिटी तुमने पढ़ाई होगा कि इलेक्ट्रॉन घुस जाता अंदर, ठीक है। सेकंड नहीं उतना ज्यादा मुझे सिंपल चीजें, ठीक है। सिंपल चीज क्या रहता हूँ, यू हैव मस्ट हैव हर्ड अबाउट स्पेक्ट्रम। एक होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, ओके। जब मैंने से एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, तो व्हाट हैपेंस कि एवरी ऑब्जेक्ट इज एमिटिंग सर्टेन एनर्जी, राइट। तो देयर इज अ डिवाइस कॉल्ड स्पेक्ट्रोमीटर, उसमें जाकर देखोगे तो तुमको ऐसे दिखेगा कि क्या क्या एनर्जी एमिट हो रहा है, मतलब वेवलेंथ दिखता है उसमें, ठीक है, ओके। तो एमिशन स्पेक्ट्रम, हाँ, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट कर रहा है तो उसका एमिशन स्पेक्ट्रम जब देखेंगे तो क्या होना चाहिए होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। मतलब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मतलब कैसा होना चाहिए होता है, क्या, इफ आई टेक अ चॉक एंड आई रब द चॉक ऑन द वॉल, कैसा दिखेगा, शेडेड दिखेगा ना, मतलब डार्क हल्का, ठीक है, मतलब यू गेट वेवलेंथ ऑफ ऑल टाइप, समझा क्या, ठीक है। वैसा कुछ दिखना चाहिए बिकॉज कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कंटिन्यूस एनर्जी निकलनी चाहिए, और अगर हम स्पेक्ट्रोमीटर में देखेंगे तो हमको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दिखना चाहिए। मतलब अगर ग्राफ बनाए ना उसका, तो ऐसा भी ग्राफ होना चाहिए, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ बनाया ना तो ऐसा होना चाहिए, ऐसे, मतलब ये कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ निकल ही रहा है, बस समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। ऐसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम रुदरफोर्ड, ठीक है। बट सच में जब देखा हमने, ओके, तो क्या पता मिला, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिला, हमको मिला स्पेसिफिक लाइंस, एक लाइन एमिट हो रहा है, फिर एक लाइन एमिट हो रहा है, फिर एक लाइन एमिट हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब कंटिन्यूसली एनर्जी कुछ ना कुछ आ रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ही निकल रहा था। मतलब इफ यू लुक एट द ग्राफ, द ग्राफ गोज लाइक दिस, ऐसे डॉट्स दिखते हैं, मतलब डॉट 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 डॉट, ऐसे, मतलब ऐसे ग्राफ बनाते लोग, ऐसे, फिर ऐसे कुछ नहीं रहेगा, फिर ऐसे, फिर कुछ नहीं रहेगा, फिर ऐसे ऐसे, दिस काइंड ऑफ ग्राफ यू गॉट, समझ में आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं लोग कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ग्राफिकली, ठीक है। और अगर विजुअली सोचना है तो इमेजिन चॉक को मैंने घस दिया है तो शेड आ रहा है, कुछ ना कुछ आ ही रहा है, राइट, दैट इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और ऐसे लाइंस ड्रॉ करें तो दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम। स्पेसिफिक वेवलेंथ्स आर एमिटेड, दैट इज कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअसली समथिंग इज एमिटेड, दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। समझ में आया क्या, हमको लगा कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा, पर जाके देखा तो लाइन स्पेक्ट्रम था, ठीक है। तो इसको पूछा भाई कि क्यों ऐसा है, लाइन स्पेक्ट्रम क्यों आ रहा है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसका भी उसके पास कोई आंसर नहीं था, so he could not explain why there is line spectrum. Is it making sense? So these are two major drawbacks, और भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, ठीक है, पर ये दो मेजर था जो इशू कर रहा था हम लोग को। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ, यहाँ तक समझ में आएगा। आई विल पॉज द वीडियो राइट क्विकली एंड देन वी स्टार्ट विद बोर। अभी लाइट बंद कर दूंगा, समझ सो जाएंगे, पता है क्या, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। ठीक है, नाउ वी नो द लिमिटेशंस ऑफ your Rutherford theory. Okay, so the next theory that we have is Bohr, Niels Bohr. Actually, you must understand कि Bohr का theory is also not perfect. Okay, it has its own disadvantages as well, and is applicable only for hydrogen and hydrogen-like species. You must have learned this in your chemistry में, ठीक है, कि भाई जो Bohr भी है वो perfect नहीं है, समझ में? So the reason that we have Bohr in our syllabus is because that is what we can learn at our level. Bohr का थियरी इज अ जंक्शन ऑफ क्वांटम वर्ल्ड एंड क्लासिकल वर्ल्ड, समझा। क्लासिकल मैकेनिक्स जो अब तक हम पढ़ रहे हैं, फोर्स, मोमेंटम, एनर्जी कंजर्वेशन, स्टफ लाइक दैट, ठीक है, उसके आगे व्हेन वी गो टू मॉडर्न फिजिक्स इट इज और क्वांटम मैकेनिक्स, रिलेटिविटी एंड ऑल थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो उनका जैसे केमिस्ट्री में कराया होगा श्रोडिंगर्स इक्वेशन,
तो उसमें साई फाई ये सब लिखा होगा, ठीक है। नाउ ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, इट्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। द मैथ रिक्वायर्ड वी हैव नॉट डन इट, ओके। तो हम लोग उतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं पढ़ सकते, ठीक है। और क्लासिकल तो हमने पढ़ा है, तो उससे जस्ट एक लेवल ऊपर, मतलब इन दोनों के बीच का जो थियरी है वो अपना भोर है, ठीक है। पहली चीज, you will see that when I write the postulates, तुमने पढ़ा भी होगा, सेकंड postulate talks about quantization, समझ में आ रहा है क्या? तो क्वांटम मैकेनिक्स का यूज भी उसने किया है, तो इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल टू शो यू क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। एंड इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड आल्सो, समझ में आ गया? इनफैक्ट यू विल सी दैट बोर का थियरी जो है, इट्स नॉट जस्ट एप्लीकेबल टू योर एटम वर्ल्ड ओनली, ठीक है। देयर इज अ HCO प्रॉब्लम, ठीक है, व्हिच टॉक्स अबाउट सैटेलाइट का प्रोपगेशन, और वहां पे ही इज यूजिंग बोर थ्योरी। आई विल टेल यू कि व्हाट पार्ट इज यूज्ड, समझ में आया? ओके। एंड व्हेन इज वो जो हाइपोथेटिकल सिस्टम में पढ़ते हैं अपन, पता कुछ क्वेश्चंस इस बार आए थे हाइपोथेटिकल सिस्टम्स ऑन बोर, ठीक है। वो जो हाइपोथेटिकल सिस्टम्स अपन बोलते हैं, या हम बोलते हैं कि ये सिस्टम बोर थ्योरी फॉलो कर रहा है, तो व्हेन आई से बोर थ्योरी फॉलो कर रहा है, आई मेजरली मीन दैट कि इट इज फॉलोइंग द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर। तो सेकंड पोस्टुलेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आया? ठीक है, विल टॉक अबाउट इट। व्हाट बोर सेड, he gave his atomic theory on the basis of 3 postulates, 3 postulate दिया उसने, और उसके बेसिस पे उसका atomic theory we study, okay। first postulate is same as Rutherford, he is saying कि there is an atom, तो atom में जो nucleus है, it is having a charge of plus Z, where Z represents the atomic number, okay, and electrons are revolving around nucleus, okay, with some velocity v. This is velocity of electron, and the radius of orbit we can call it r. And to perform circular motion, so we need centripetal force, and centripetal force is given by Coulomb's force. तो पहला वाला जैसा है वैसे ही है, okay। तो इस mv square upon r is equal to 1/4 pi epsilon naught z e square upon r square. You must know that m is mass of electron, v is velocity of electron, r is radius of orbit, ठीक है, z atomic number, बाकी तो पता है radius of orbit, समझ में आया क्या? ठीक है, that is the first postulate. Second postulate is important one. तो see, when you look at the first postulate, you will understand that कि जो ड्रॉबैक अभी, if I just look at this postulate, I'll see कि तो सेम रुदरफोर्ड ने भी यही बोला था, ठीक है। तो जो ड्रॉबैक रुदरफोर्ड में था वो बोर को भी लग जाएगा फिर, ठीक है। बट बाकी जो postulates है उसको कवर अप करता है, ओके, ठीक है। Here is the second postulate. He says that electrons will not randomly rotate anywhere. जहां जगह मिला वहीं पे ऑर्बिट बना के घूमेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इट विल रोटेट इन वेरी स्पेसिफिक ऑर्बिट, स्पेसिफिक जगह पे घूमता है, ठीक है। एंड दोस ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज स्टेबल ऑर्बिट्स और स्टेशनरी ऑर्बिट्स। एंड यू मस्ट नो दैट ये स्टेशनरी वर्ड वेव से आ रहा है, ठीक है। कैसा है बताऊंगा, ठीक है। स्टेबल और स्टेशनरी ऑर्बिट्स, what is the specialty of these orbits? In these orbits electrons will not dissipate energy या give out energy, मतलब जो एनर्जी उसके पास है वही एनर्जी पे घूमते रहेगा, ठीक है। बोला एक स्पेशल ऑर्बिट होता है, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी नहीं देगा, समझा? क्यों नहीं देगा, रीजन हम बाद में देखेंगे, बट उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट रैंडमली मूव एनीवेयर, इट विल रिवॉल्व ओनली इन वेरी स्पेशल प्लेसेस, दोस प्लेसेस में द एनर्जी इज कांस्टेंट उसका, ठीक है। इट विल नॉट एमिट एनर्जी वहां पे, एंड दिस ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज स्टेबल ऑर्बिट्स और स्टेशनरी ऑर्बिट्स, समझा क्या? फिर मुझे कहां बनता है भाई ये स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। ही सेड कि स्टेबल और स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर फाउंड वेयर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन is integral multiple of h upon 2 pi, ठीक है। और do you remember symbol of angular momentum? It was L. तो L is equal to integral multiple of n h upon 2 pi. n has to be strictly an integer, मतलब 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। Now you should know a couple of more things, और रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। L का दो फॉर्मूला है, इफ यू गो बैक टू योर रोटेशनल मोशन, ठीक है। इफ यू हैव अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v एंड विथ रेस्पेक्ट टू अ पॉइंट O व्हिच इज अ रेजिस्टेंस r, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट O है, यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है पॉइंट O पे, ऐसे यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है समझ लो, ठीक है, और उसके रेस्पेक्ट में पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो इट सेंस ऑफ रोटेशन हियर, दो द पार्टिकल इज मूविंग इन लीनियर मोशन, ठीक है, बट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर देयर इज सेंस ऑफ रोटेशनल मोशन, राइट, ठीक है। तो फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट moving with velocity v, distance r from the observer, what is the formula? It is mvr, समझा क्या? If you remember, we used to write इसको v perpendicular r और r perpendicular v,
ठीक है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किसका भी कॉम्पोनेंट ना पड़ सकता है। ये किसके लिए है? पॉइंट ऑब्जेक्ट जो वेलोसिटी यूजर है, पॉइंट ऑब्जेक्ट सुनेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, समझा? ठीक है, ऐसे ही इज अ ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग अबाउट सम एक्सिस विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, देन द फॉर्मूला बिकम्स, व्हाट इज द फॉर्मूला? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? लीनियर मोमेंटम का m इज p इज इक्वल टू mv, तो p का करस्पॉन्डिंग टर्म इज l, m का करस्पॉन्डिंग टर्म क्या होता है? I, और v का, तो mv इज रिप्लेस बाय I ओमेगा, समझा? तो इसमें रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है अगर, तो क्या चाहिए आपको? दो चीज चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस एंड एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आएगा? ये दोनों फॉर्मूला इसलिए बताया बिकॉज लेटर आई विल डू समथिंग कॉल्ड एज फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस, देयर समथिंग कॉल्ड बाइनरी चार्ज सिस्टम, से कॉन्सेप्ट घुसाऊंगा मैं इसमें, ठीक है, तो वहां पे ये फॉर्मूला मुझे चाहिए रहेगा, समझा? फिलहाल के लिए वी हैव इलेक्ट्रॉन व्हिच इज मूविंग, पार्टिकल पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी v at a distance r from the nucleus, so mvr will do my job, ठीक है, so I can write mvr, mass of electron, velocity of electron, radius of orbit is equal to nh upon 2 pi, famous formula, ठीक है, समझ में आएगा? जहां जहां पे ये कंडीशन ट्रू होगा वहीं पे ऐसा ऑर्बिट बनेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन विल बी स्टेबल और इट इज नॉट गिविंग आउट एनर्जी, या वी कैन से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। वी डोंट नो द रीजन व्हाई इट इज लाइक दैट, बट देयर इज, ही सेड कि ऐसे का होगा और ऐसे बनेगा, ठीक है, वो रीजन बाद में मैं जब प्रूफ कराऊंगा इसका तो समझ में आ जाएगा, समझे क्या? एनी क्वेश्चंस इन द सेकंड पोस्टुलेट? थर्ड पोस्टुलेट, व्हाट इज थर्ड पोस्टुलेट? सी व्हेन यू लुक एट सेकंड पोस्टुलेट, ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ कि ये वाला ड्रॉबैक तो गया, ये वाला कि भाई स्टेबल ऑर्बिट, इसमें प्रॉब्लम क्या था कि इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो एनर्जी दे रहा है, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है, नाउ वी आर सेइंग एनर्जी नहीं देगा, ठीक है, जो एनर्जी है उस पे घूमते रहेगा, तो इफ दिस नॉट गिव आउट एनर्जी, ओके, देन देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ इट लूजिंग, मतलब लूज एनर्जी करके गिरने का, तो इट विल रिमेन स्टेबल, तो इट एक्सप्लेन्स व्हाई द एटम विल बी स्टेबल बिकॉज इट्स नॉट गिविंग आउट एनर्जी, ठीक है, हाँ, व्हाई इट इज वर्किंग लाइक दैट दैट विल सी लेटर, ओके, बट इट वर्क्स, बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद द सेकंड पोस्टुलेट, इस लॉ पोस्टुलेट के हिसाब से तो एनर्जी दे रहा ही नहीं है, तो स्पेक्ट्रम ही नहीं आएगा, फिर तो एमिट ही नहीं कर रहा ना एनर्जी, तो स्पेक्ट्रम क्या आएगा? बट लाइन स्पेक्ट्रम तो आ रहा था, ठीक है, ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड नाउ कि व्हाई देयर वाज लाइन स्पेक्ट्रम, समझ में आया क्या? ठीक है, वो थर्ड पोस्टुलेट समझ में आता है, ठीक है। आई होप यू रिमेंबर द प्रॉब्लम वाज कि वी थॉट इट इज कंटिन्यूअसली गिविंग आउट एनर्जी, हेंस देयर शुड बी अ कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, बट व्हेन वी ऑब्जर्व्ड वी फाउंड आउट देयर वाज लाइन स्पेक्ट्रम, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, अभी ये समझ में आ गया कि स्टेबल क्यों रहेगा, ठीक है, बट ये समझ में नहीं आया कि लाइन स्पेक्ट्रम क्यों आ रहा है, ठीक है, आ जाओ। थर्ड पोस्टुलेट में क्या बोलता है देखो, ठीक है, उसने बोला ऐसा नहीं है कि एनर्जी एमिट ही नहीं होता, होता है, ठीक है, द थर्ड पोस्टुलेट सेज दैट एनर्जी, थर्ड पोस्टुलेट, एनर्जी is emitted or absorbed when electron transitions from one orbit to other, ठीक है, मतलब समझ लो हम एक pth लोअर ऑर्बिट पे है और यहाँ पे एक nth हायर ऑर्बिट है, समझे, 1 और 2 इमेजिन कर लो, ठीक है, ओके, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट इज सम EP और यहाँ पे एनर्जी कुछ En है, इमेजिन दिस इज 8 जूल्स, दिस इज 12 जूल्स फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो व्हेन यू जंप, व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन हियर इट जंप्स फ्रॉम 12 to 8, तो उसको जो 4 जूल है वो बाहर फेंकना पड़ेगा, ठीक है, तो वही 4 जूल्स बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, एंड दैट इज व्हाट वी सी इन द स्पेक्ट्रोमीटर, तो जब जब वो ऊपर से नीचे जंप करेगा तब तब एक एक लाइन दिखेगा तुमको, समझा? क्योंकि ये जो एनर्जी लेवल्स है वो फिक्स्ड है, तो उनका डिफरेंस भी फिक्स्ड होता है, इसलिए हमको फिक्स्ड वेवलेंथ ही दिखते हैं, कोई रैंडम वेवलेंथ नहीं दिखता वहां पर, समझ में आया क्या? ओके, दिस एक्सप्लेन्स व्हाई देयर इज अ लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। पहले तो सेकंड पोस्टुलेट ने ये बता दिया कि कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम तो नहीं आएगा, लाइन स्पेक्ट्रम क्यों आता है? बिकॉज जब भी वो ऊपर से नीचे जंप करता है तो जो डिफरेंस है उसको वो बाहर फेंकना पड़ता है उसको, तो दैट वी सी एज अ स्पेक्ट्रोमीटर। उल्टा भी ट्रू है कि नीचे से ऊपर जाना है तो एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो ऊपर जा पाएगा, समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, तो नाउ वी नो दैट, लेट्स से फोटोन जो निकला उसका वेवलेंथ लैम्डा ले लेते हैं, तो व्हाट इज एनर्जी ऑफ फोटोन? इट विल बी hc by लैम्डा, है ना, दैट्स द फार्मूला वी रिमेंबर, राइट? कोई भी फोटोन का एनर्जी पूछा तो इट्स ऑलवेज hc by लैम्डा। वी कैन से दैट एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन, व्हाट इज दिस? दिस इज एनर्जी ऑफ
एमिटेड और कैसे एब्जॉर्ब ऑल्सो, अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो, है ना, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल. समझ में आया? Any questions? If you want frequency, you can write h nu also. Any questions? Did you get this concept? 3 postulates. I'll just repeat quickly. Okay. Pehla postulate same as your first postulate, where electron is just revolving around the nucleus. Okay. Centripetal force required for circular motion is given by the Coulomb force. Okay. Second postulate: electron will not randomly orbit anywhere. Okay. It will orbit only in specific places which are called as stationary or stable orbits. What is the speciality of this orbit? कि एनर्जी वहां पे कांस्टेंट रहेगा और बनता कहां पे, जहां पे एंगुलर मोमेंटम विल बी मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल h अपॉन 2 पाई. सम बुक्स में दे राइट इसको h अपॉन 2 पाई को h ऐसे r, इसको बोलते हैं रेड्यूस्ड फॉर्म ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट. तुमने देखा होगा शायद, यू मस्ट हैव सीन दिस काइंड ऑफ नोटेशन आल्सो. ठीक है, तो यहाँ पे h कट किया तो चलेगा. समझ में आएगा? ठीक है. लास्ट पोस्टुलेट कि एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है तो एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर से नीचे आया तो एमिट करेगा. एमिट क्या करेगा? फोटोन. तो जब ऊपर से नीचे आया तो एक एमिट फोटोन बाहर निकलेगा. हाँ, नीचे से ऊपर जाए तो एक फोटोन को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा. व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन? इट इज hc by लैम्डा और h nu. ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी जहां से जहां तुम जा रहे हो. एनी क्वेश्चंस एनीवन? ठीक है, चलो फटाफट डेरिवेशन कर लेते हैं. ओके, द लास्ट पार्ट ऑफ द डे आई थिंक. यस, radius, velocity. Now this is a very standard derivation which is asked in your boards, and the formula you already know. I hope you know the formula. ठीक है, ध्यान से देखना because derivation बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, पहला मैं I just read the postulate का formula. फर्स्ट postulate से मुझे मिला था mv square upon r is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught z e square upon r square. This is from the first postulate. I'll just number it 1. Okay. Second postulate से I got mvr is equal to nh upon 2 pi. Okay. Let's call it second. ठीक है. And इससे I can say v का वैल्यू क्या आएगा बोलो? It will be nh upon 2 pi mr. It's called 3. Now see, let's say if I want radius का वैल्यू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ से v निकाल देते, तो r ही रहेगा ना सिर्फ. ठीक है, तो r मिल जाएगा, राइट. व्हाट आई विल डू, सब c 3 in 1, ये वाला फॉर्मूला इसमें डाल रहे हैं. ठीक है, देखो कैसे कर रहा हूँ. देखो m by r, m और r ऐसे रखा है, v स्क्वायर है यहाँ पर, तो वी हैव टू स्क्वायर दिस टर्म. तो व्हाट इज इट? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर. ठीक है, देखो मिस्टेक नहीं होना चाहिए. ओके, इज इक्वल टू, वहां पे क्या आएगा? 1 upon 4 pi epsilon naught z e square upon r square. ठीक है, चलो कैसे करो, 4 4 कैंसिल. ठीक है, पाई पाई कैंसिल. ओके, r square कैंसिल. ठीक है, 1 m and this m gone. ठीक है, what else do we have? और कुछ है क्या जो उड़ रहा है? नहीं उड़ रहा है. ठीक है, देखो क्या मिल रहा है? n स्क्वायर h स्क्वायर upon r pi n is equal to z e square epsilon naught. बस ना? ठीक है, तो I'll do just ये मुझे r चाहिए तो I'll take r here, ये बाकी टर्म्स को यहाँ ले आते हैं. तो r is equal to n square by z h square epsilon naught. ठीक है, by m, है ना. एंड दिस इज ऑल कांस्टेंट, राइट. प्लैंक्स epsilon naught is 8.85 10 to minus 12. पाई भी कांस्टेंट है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब्स्टिट्यूट करो, you'll get r का वैल्यू है n square by z 0.529 एंगस्ट्रॉम. फेमस फॉर्मूला. इनफैक्ट सी फॉर हाइड्रोजन z का वैल्यू क्या है? 1. ठीक है, तो इसका मतलब अगर फर्स्ट ऑर्बिट का वैल्यू चाहिए मुझे अगर, तो आई पुट n also 1, है ना. ठीक है, तो r1, दिस वैल्यू इज एक्चुअली r1, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, समझ में आया क्या? r मिल गया, इसको 4 बोल दो और यही वैल्यू को 3 में डाल दो, v मिल जाएगा. ठीक है, तो सब c 4 in 3. See what do we get?
ये 4 को 3 में इसमें डालना है, ठीक है, बट ये नीचे डिनोमिनेटर में ना तो उल्टा करना पड़ेगा। ओके, तो देखो v इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई m, r के प्लेस पे आई पुट दिस वैल्यू और उल्टा, ठीक है, तो वी हैव n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इन द डिनोमिनेटर और ऊपर हुए z स्क्वायर पाई m e स्क्वायर। टेल मी व्हाट विल गेट आंसर? पाई पाई बाय बाय z स्क्वायर लीजिएगा मैंने, है ना? मास में कोई जरूरत नहीं है, हमें कैसे हो गया ना? यू हैव व्हाट z अपॉन n, सी वेरिएबल्स को साथ साइड रखा है, ठीक है, e स्क्वायर अपॉन 2 है ना, n को वर्ग, समझ में आया क्या? e स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट एंड देन यू मस्ट अंडरस्टैंड कि दिस इज कांस्टेंट, व्हाट इज द वैल्यू, टेल मी? 2.1 इसको बॉक्स कर ही लेते हैं। दिस इज माय लेसन नंबर 5। चेक दिस आउट एंड लेट मी नो योर क्वेश्चंस। दिस इज रेडियस एंड वेलोसिटी, पॉपुलरली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत पॉपुलर, बिकॉज़ आई टेल यू देयर आर सर्टेन मोर फॉर्मूलाज व्हिच वी कैन डिराइव यूजिंग दिस फॉर्मूला। बताता हूं, एक बार देख लो इसको फिर बताते हैं। कुछ नहीं किया हमने, वी जस्ट यूज फर्स्ट पोस्टलेट सेकंड पोस्टलेट, उसमें से सेकंड से v का वैल्यू निकाल के इसमें डाल दिया, तो यू गेट r, once you get r substitute back here you get the value of v, ठीक है, वेरी सिंपल डेरिवेशन। ये दो पता है तो फिर सब्स्टिट्यूशन करना है बस, ठीक है। ओके, नाउ लुक एट दिस, इससे क्या क्या फॉर्मूला मिलता है? फॉर एग्जांपल यू कैन फाइंड, सी यू अंडरस्टैंड कि ये जो तुम्हारा न्यूक्लियस है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन इज लाइक करंट, इजंट इट? अपने करंट क्या होता है? चार्ज चल रहा है वही करंट है, ठीक है, ओके, आई कैन इक्वेट दिस एज दिस लाइक करंट कैरिंग वायर, इट्स लाइक अ करंट कैरिंग वायर, व्हाट डू यू थिंक, है ना? इट्स लाइक करंट कैरिंग वायर, समझ में आ रहा है क्या? एनी क्वेश्चंस? पक्का, ठीक है, सी द डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, मैंने करंट को उधर बनाया, बिकॉज दैट्स व्हाट वी हैव लर्नड, करंट इज ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ लुक एट दिस, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, क्या लेना चाहिए? तो it should be actually charge upon time, है ना, and time is actually distance which is 2 pi r, है ना, upon v। समझ में आएगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है अगर मुझे, तो 2 pi r upon v लिख सकते हैं, है ना। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन सर्कल, तो हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड वन सर्कल? 2 pi r, स्पीड क्या है v, तो टाइम निकालना है तो r और v चाहिए, ठीक है, और अगर करंट चाहिए तो इट इज वन ई चार्ज अपॉन टाइम, तो ईवी अपॉन 2 पाई आर, या इसको कोई भी ऐसे लिखता है ईएफ, बस वन अपॉन टाइम फ्रीक्वेंसी, समझा? एंड इफ यू वांट फ्रीक्वेंसी यू कैन सिंपली से दैट इट इज v अपॉन 2 पाई आर। समझ में आएगा? दे कैन आस्क यू प्रोपोर्शनैलिटी आल्सो, जैसे वी नो दैट जो r है इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? r is proportional to n square by z and v is proportional to z upon n, which means time will be proportional to n cube upon z square। अब फ्रीक्वेंसी बोला तो इट विल बी z square upon n cube, समझा? और फ्रीक्वेंसी और करंट सेम ही होगा। समझ में आया क्या? यू एनी क्वेश्चंस हियर? पक्का समझ में आया? अच्छा, आ जाओ आगे। नेक्स्ट फॉर्मूला दैट वी कैन गेट, एक तो ये मिला, दूसरा इफ दे आस्क यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा, क्या फॉर्मूला है? 2 पाई एफ या 2 पाई बाई टी, है ना, किया है ना हमने, ये मिल गया, ठीक है, ओके। एक्स्ट्रा फॉर्मूला देखो ये वाला है, यू शुड नो दैट, ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, दैट इज पार्ट ऑफ एमईसी। दे आस्क यू बी, व्हाट इज बी? शाबाश, मैग्नेटिक फील्ड। इफ आई वांट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ये फॉर्मूला इज पार्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड एज एमईसी, Bio-Savart's formula we'll study, okay? The formula is this, B is equal to mu 0 I upon 2R। ये फॉर्मूला है, हमको अभी नहीं पता है बट बाद में हम डिराइव करेंगे।
अगर पूछ लिया तो तुमको आना चाहिए करने के लिए। करंट का वैल्यू निकाला हमने, आर का वैल्यू हमको पता ही है, ठीक है। म्यू जीरो इज कांस्टेंट, उसका वैल्यू इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷, तो बी भी मिल जाएगा, समझा, ठीक है। और एक लास्ट बता रहा हूँ, ये था एक्स्ट्रा है, ओके। इफ यू एनकाउंटर दिस, मैग्नेटिक मोमेंट करके एक क्वांटिटी होता है, तुमने पढ़ा डाइपोल मोमेंट केमिस्ट्री वगैरह में, ठीक है, ओके। तो मैग्नेटिक मोमेंट m इज एक्चुअली करंट, ओके, into area, which is actually, if I put the values, see, it is EV upon 2 pi r, or area is pi r square here, circle, okay, so I get EVR upon 2। तो यहाँ पे भी मेरे को V और R चाहिए, E और 2 तो कांस्टेंट है, समझा। तो सिर्फ V और R से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं लोग, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन बन सकता है मैंने वो डाल दिया यहाँ पे। एनी क्वेश्चन, एनीवन, समझ में आया क्या? ठीक है, पॉज द वीडियो, राइट।